जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज बाबा साहेब के भाषण की एक और वीडियो आपके साथ साझा कर रहा हूं। अंबेडकर का 1938 ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पर ऐतिहासिक भाषण। ये दस्तावेज 1938 के ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल के विरोध में डॉक्टर B.R. अंबेडकर के ऐतिहासिक भाषण का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 6 नवंबर 1938 को मुंबई में 1 लाख से अधिक श्रमिकों के सामने दिए गए इस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए इस बिल को श्रमिकों के अधिकारों पर सीधा हमला बताया। उन्होंने तर्क दिया कि ये कानून मालिकों के पक्ष में था और उन्होंने कांग्रेस पर मजदूरों के प्रति अपनी नीतियों से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। अंबेडकर ने अपने आलोचकों द्वारा लगाए गए देशद्रोह के व्यक्तिगत आरोपों का भी खंडन किया और आगामी 1 दिवसीय हड़ताल को केवल तात्कालिक विरोध न मानकर भविष्य के संघर्षों की नींव के रूप में स्थापित किया। उन्होंने महात्मा गांधी को खुली चुनौती दी कि गोलमेज सम्मेलन में दिए गए दोनों के भाषणों को प्रकाशित कर यह तय किया जाए कि सच्चा देशभक्त कौन है। आप वीडियो को देखते रहें। बाबा साहेब ने भाषण में और क्या कहा था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मालिकों मजदूरों के झगड़े मिटाने वाला कानून असल में मजदूरों का बेड़ा गर्क करने वाला कानून है। जनता 12 नवंबर 1938 रविवार 6 नवंबर 1938 की शाम को परेल के कामगार मैदान में आयोजित सार्वजनिक सभा में 1 लाख से अधिक कामगार उपस्थित थे। कामगारों की यह विराट सभा देखने वालों को शुरू से पता चल चुका था कि 7 नवंबर को पुकारी गई कामगारों की 1 दिन की हड़ताल पूरी तरह सफल होने वाली थी। उस दिन सभा के अध्यक्ष बैरिस्टर जमनादास मेहता और शामराव परुलेकर, भाई याज्ञिक, ऐसे डांगे, मिरजकर आदि के भाषण हुए। इस सभा में उपस्थित विराट जनसागर के सामने बोलते डॉक्टर हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा, मुझसे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने आपको बता ही दिया है कि आज हम यहाँ मुंबई सरकार द्वारा असेंबली में जो ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाया गया है उसके प्रति अपना निषेध व्यक्त करने के लिए जुटे हैं। इस बिल को ट्रेड डिस्प्यूट बिल या फिर मालिकों मजदूरों के झगड़े मिटाने वाला कानून कहा जा रहा है। इस बिल के जरिए कामगार वर्ग की गर्दन कैसे दबोची गई है इसका वर्णन मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि इस बारे में मुझसे पहले जो वक्ता बोले उन्होंने और असेंबली के सदस्यों ने पिछले 2-2.5 महीनों से बड़े उत्साह और कर्तव्य तत्परता से की है। अखबारों में हमने वो पढ़ी है। आज आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद कामगारों के बारे में इतना अन्यायकारी कानून संख्या बल के सहारे पारित कराने का काम कांग्रेस ने किया है। केवल इतना ही नहीं वरन इस अन्याय की ओर ध्यान दिलाने वालों के खिलाफ झूठा, निंदाजनक और बेशरम होकर प्रचार करने वाली कांग्रेस पार्टी की शान ने अधोगति को प्राप्त हुई है। इस बात को हम भुला नहीं सकते। पराए और किराए के टट्टू खद्दरधारियों से लेकर ठेठ कांग्रेस के भालुओं तक सब यही बड़बड़ा रहे हैं कि मजदूरों के नेता स्वार्थी और चालक है। आज मैं आपसे एक साफ साफ पूछता हूं कि 1930 से 34 साल में कांग्रेस द्वारा मजदूरों के हितों से संबंधित नीति स्पष्ट की गई थी। इस नीति को कचरे के टोकरे में डालकर मजदूरों का बेड़ा गर्क करने वाला कानून बनाने वाले कांग्रेस ने नेता चालाक है, या कि सत्ता पाकर अंधी हो चूंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा अपमान सहकर कामगारों का पक्ष असेंबली में रखने वाले मजदूर नेता चालाक है। इसका निर्णय आप ही कीजिए। वो कहते हैं देशहित और देशभक्ति का सारा ठेका विरासत से कांग्रेस वालों के पास आता है। डॉक्टर अंबेडकर जातिवादी है। डॉक्टर अंबेडकर देशद्रोही है क्योंकि वो कारागार नहीं गए। सिर्फ कारागार जाकर इंसान देशभक्त कैसे बनता है वो मेरी समझ में नहीं आता। ये बात सच है कि मैं कारागार नहीं गया। मेरे कारागार जाने का फायदा ही क्या। मैं अगर कारागार जाता तो यकीनन मुझे एक क्लास मिलता और एक क्लास में एहसान से जीने के बाद बाहर आकर अपने अनुयायियों को छकने की दाम्भिकता मेरे पास नहीं। मैं खुले मन से इस बात को स्वीकारता हूं। आज के कांग्रेसियों ने बस नाम भर का कारावास सहा है। असल कारावास सहा लोकमान्य तिलक ने और अन्य महाराष्ट्रीय नेताओं ने। एकतरफा और झूठे प्रचार के कारण भले कुछ लोग झांसे में आए, लेकिन ऐसे प्रचार का झूठ निष्पक्ष व्यक्ति के सामने खुल ही जाता है। कांग्रेस वालों के गुरु महात्मा गांधी जब दूसरी गोलमेज परिषद गए थे तब वहां हिंदुस्तान के इकलौते प्रतिनिधि के रूप में हमने गांधी की बड़ी जयकार की। गांधी के भक्त और अभिमानियों को मेरी साफ चुनौती है कि वे गोलमेज परिषद के मेरे और गांधी के सारे भाषण, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स में सुरक्षित है, पुस्तक रूप से इकट्ठा करें और डॉक्टर अंबेडकर के भाषण खंड
एक और महात्मा गांधी के भाषण खंड 2 में छपकर निर्णय करें कि देशभक्त कौन और देशद्रोही कौन, किसी निष्पक्ष और निष्प्रिय न्यायाधीश से इस बात का फैसला कराएं। और इस सभा में मैं घोषणा करता हूं कि मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। कल की हड़ताल सही मायनों में हड़ताल नहीं है। आज कम से कम हमारा मालिकों से कोई झगड़ा नहीं है। मुंबई सरकार ने दुराग्रह के कारण और मालिकों को खुश करने के लिए कामगारों को डुबोने वाला बिल पारित किया है। असेंबली में यह बिल पारित हो ही चुका है, काउंसिल में पारित होने में भी देर नहीं लगेगी। इस बारे में हमारी तमाम कामगार और मजदूर वर्ग की नापसंदगी व्यक्त करने के लिए हम कल एक दिन की सार्वजनिक हड़ताल करने जा रहे हैं। इस एक दिन के शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाली हड़ताल के रूप में कामगार और मजदूर वर्ग की विराट शक्ति का स्वरूप हम दुनिया को दिखाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी हड़ताल में शामिल हों और उसे सफल कर दिखाएं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि केवल मैं या कोई अन्य मजदूर नेता कहता है, इसलिए आप हड़ताल में शामिल हों। जिस बिल के निषेध में यह हड़ताल पुकारी जा रही है, उस बिल का निकृष्ट, बुरा स्वरूप और उसे लेकर अपने कर्तव्य के बारे में मन ही मन सोचकर हड़ताल में हिस्सा लेना अगर सही लगे तभी आप हड़ताल में शामिल हों। मेरा आपसे यही कहना है, कल की हड़ताल सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो अपना काम बन गया ऐसा बिल्कुल ना समझें। ध्यान में रखें कि आगे आपको जो झगड़े लड़ने हैं उसकी ये नींव है, इतना भर याद रखें। हजारों की संख्या में आज की सभा में आप उपस्थित रहें, इसलिए आपको धन्यवाद देकर मैं आपसे विदा लेता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब का सार्वजनिक हड़ताल के बारे में किया भाषण लग रहा था कि लोगों के मन में गहरे तक छाप छोड़ गया था। कई दिनों से चल रहे प्रचार कार्य के कारण कामगारों में अपूर्व एकजुट हुई दिखाई दे रही थी। सभा के बाद कामगारों का हर कामगार मोहल्ले से होता हुआ बरली तक प्रचंड जुलूस निकला, जिसे देखकर हड़ताल की सफलता का यकीन हो रहा था। रात में हजारों कामगारों का ये जुलूस इतने शांतिपूर्ण ढंग से, इतने अनुशासन से चला था कि कोई भी उसकी प्रशंसा ही करता। हड़ताल के प्रचार में इतना बड़ा जुलूस इससे पूर्व कभी नहीं निकला था। स्वतंत्र लेबर पार्टी के समता सैनिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो अनुशासन कायम रखा था वो प्रशंसनीय था। स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सहयोग से हड़ताल को सफल बनाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए की गई कोशिश की प्रशंसा करना हमारे बस से बाहर की बात है। हड़ताल पूर्व की रात में सभी कामगार नेता हड़ताल की तैयारी करने में जुटे हुए थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, बैरिस्टर जमनदास मेहता, डी.वी. प्रधान, डांगे, निमकर आदि लोग रात भर कामगार विभागों में घूमते रहे थे। नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं जी, जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को आप कह सकते हैं एक नई दिशा दी। बिल्कुल। ये बात है 6 नवंबर 1938 की। जी जगह थी मुंबई, परेल का कामगार मैदान। हाँ, कामगार मैदान। सोचिए जरा, 1 लाख से ज्यादा मजदूर जमा है, जी माहौल एकदम गर्म है। और मंच पर कौन? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, बैरिस्टर जमनादास मेहता, ऐसे डांगे, सब बड़े नेता। बिल्कुल, उस वक्त के दिग्गज श्रमिक नेता थे सब। और ये सब क्यों इकट्ठा हुए थे? बंबई सरकार एक नया कानून ला रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, जी और ये सब उसके विरोध में थे। जी और हमारे पास उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने जो भाषण दिया था उसके कुछ खास अंश हैं, और साथ में कुछ और दस्तावेज भी हैं जो इस पूरे माहौल को समझने में मदद करते हैं। अच्छा, तो आज हम इन्हीं के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई डॉक्टर अंबेडकर क्यों इस बिल को इतना खतरनाक मान गए थे। हाँ, उनके तर्क क्या थे और क्यों ये सिर्फ एक कानून का विरोध नहीं था, बल्कि मजदूरों के हक और उनकी जो राजनीतिक ताकत है उससे जुड़ा एक बड़ा सवाल था। तो चलिए खोलते हैं फिर इस ऐतिहासिक विरोध की परतें। सबसे पहले तो ये बिल, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, नाम से तो लगता है कि हाँ, झगड़े सुलझाने वाला कानून। यही ना? जी। और ऊपरी तौर पर सरकार ने कहा भी यही कि ये मालिकों और मजदूरों के बीच झगड़े निपटाने में मदद करेगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये नाम तो बस दिखावा है। अच्छा। उनके अपने शब्दों में, ये मालिकों मजदूरों के झगड़े मिटाने वाला कानून है ही नहीं। तो फिर क्या था ये? ये असल में मजदूरों का बेड़ा गर्क करने वाला कानून था। ओहो, मजदूरों का बेड़ा गर्क करने वाला कानून। ये तो बहुत ही सीधी और तीखी बात कह दी उन्होंने। बिल्कुल, बहुत कठोर टिप्पणी थी। तो उन्होंने इसके पीछे सरकार की मंशा क्या बताई? क्यों उन्हें लगा कि ये इतना नुकसान करेगा मजदूरों का? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि ये बिल जो है वो सीधा सीधा मजदूरों का जो हड़ताल करने का बुनियादी हक है, हाँ, उस पर हमला था। उन्होंने इसे कामगार वर्ग की गर्दन दबोचने वाला कानून तक कहा। गर्दन दबोचने वाला? जी,
उनका विश्लेषण था कि ये बिल जानबूझकर मालिकों के फायदे के लिए बनाया गया है। असली मकसद है मजदूरों की जो संगठित आवाज है उसको दबाना, खासकर हड़ताल करने का जो उनका अधिकार है उसको कमजोर करना। क्योंकि उनका तर्क था कि हड़ताल जो है वो मजदूरों के हाथ में एक बहुत जरूरी हथियार है अन्याय के खिलाफ लड़ने का, और ये बिल वो हथियार ही छीन रहा था। और उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो कांग्रेस की सरकार थी, है ना? जी हाँ, कांग्रेस की ही सरकार थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए होंगे फिर। बिल्कुल उठाए, और बहुत तीखे सवाल उठाए। पहली बात तो उन्होंने ये कही कि ये जो अन्यायकारी कानून है ये कांग्रेस ने अपनी विधानसभा में मेजॉरिटी के दम पर पास करवाया है। अच्छा। मजदूरों के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा। और दूसरा, उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा वादा खिलाफी का आरोप लगाया। वादा खिलाफी किस तरह की? उन्होंने याद दिलाया कि भाई कांग्रेस ने 1930 से 34 के दौरान कहा था कि हम मजदूरों के हिमायती हैं, उनके हित में नीतियां बनाएंगे, लेकिन जैसी सत्ता में आए अपनी ही उस पॉलिसी को उनके शब्दों में कचरे के टोकरे में डालकर ये मजदूर विरोधी कानून ले आए। तो इसे उन्होंने मजदूरों के साथ एक तरह का धोखा माना। सरासर धोखा, उन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किया। यानी सत्ता में आने के बाद अंबेडकर को लगा कि कांग्रेस की नीतियां पूरी तरह बदल गईं। हाँ, उनको एक बड़ा विरोधाभास नजर आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात पर भी बहुत नाराजगी जताई कि कांग्रेस पार्टी और उसके जो समर्थक हैं वो इस बिल का विरोध करने वाले मजदूर नेताओं के खिलाफ एकदम झूठा, निंदाजनक और बेशर्म होकर प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब प्रोपेगेंडा। जी, प्रोपेगेंडा। और डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि इस तरह की हरकतों से कांग्रेस की अपनी इज्जत, अपनी साख को भी धक्का लग रहा है, उनकी शान अधोगति को प्राप्त हुई है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये तो हुई बिल की आलोचना, लेकिन जैसा अक्सर होता है ऐसे माहौल में बहस शायद सिर्फ मुद्दों तक नहीं रुकी होगी, व्यक्तिगत हमले भी हुए होंगे। क्या डॉक्टर अंबेडकर को भी पर्सनली टारगेट किया गया? हाँ, बिल्कुल हुआ। जो दस्तावेज हमारे पास है वो बताते हैं कि कांग्रेस के समर्थक आमतौर पर मजदूर नेताओं को स्वार्थी और चालाक कह रहे थे। स्वार्थी और चालाक? जी। और डॉक्टर अंबेडकर पर तो खास तौर पर निशाना साधा गया। उन पर जातिवादी होने का इल्जाम लगा दिया। जातिवादी? क्यों? क्योंकि वो दलितों के अधिकारों की बात पुरजोर तरीके से करते थे। और तो और उन्हें देशद्रोही तक कहा गया। अरे, देशद्रोही, इसका क्या आधार था? इसका आधार ये बनाया गया कि वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जैसे कई कांग्रेसी नेता जेल गए थे, वैसे डॉक्टर अंबेडकर जेल नहीं गए थे। अच्छा, मतलब जेल न जाने को देशद्रोह से जोड़ दिया। ये तो बड़ा अजीब तर्क है ना? तो डॉक्टर अंबेडकर ने इन पर्सनल अटैक्स का जवाब कैसे दिया, सामना कैसे किया? उन्होंने बहुत, आप कह सकती हैं, बेबाकी से और तर्क के साथ जवाब दिया। पहले तो ये जो चालाक वाली बात थी, उस पर उन्होंने उल्टा जनता से ही सवाल पूछ लिया कि भाई आप ही बताओ असली चालाक कौन है? हम मजदूर नेता जो गालियां खाकर भी, अपमान सहकर भी मजदूरों के हक के लिए लड़ रहे हैं, या वो कांग्रेसी नेता जो सत्ता में आते ही अपने वादों से पलट गए? ये तो सीधा सवाल था। और जेल वाली बात का, देशभक्ति को जेल जाने से जोड़ने का जो तर्क था उसे कैसे काटा उन्होंने इस पूरे सोच को ही चुनौती दे दी कि भाई सिर्फ कारागार जाकर इंसान देशभक्त कैसे बनता है। सही बात है। उन्होंने माना कि हाँ, वो जेल नहीं गए, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि अगर वो जाते भी तो उन्हें तो पॉलिटिकल प्रिजनर का स्टेटस मिलता, ए क्लास की सुविधाएं मिलती, वो तो आराम से रहते वहां। अच्छा। और फिर उन्होंने इसकी तुलना की लोकमान्य तिलक जैसे पुराने नेताओं के साथ, जिन्हें अंग्रेजों ने सच में सख्त सजा दी थी। उसे उन्होंने असल कारावास कहा। और इसके मुकाबले उस समय के कई कांग्रेसी नेताओं के जेल जाने को उन्होंने बस नाम भर का कारावास बता दिया। और ये भी इल्जाम लगाया कि ये लोग जेल से बाहर आकर अपनी देशभक्ति का ढिंडोरा पीटते हैं, अपने फॉलोअर्स को ठगते हैं। अरे बाप रे, ये तो मतलब आरोपों को पूरी तरह से पलट ही दिया उन्होंने। और इसी सिलसिले में उन्होंने महात्मा गांधी को भी एक सीधी चुनौती दी थी शायद। हाँ, ये उस भाषण का एक बहुत ही, कह सकते हैं, विस्फोटक हिस्सा था। बहुत चर्चा हुई थी इसकी। क्या थी वो चुनौती? जब उन्हें देशद्रोही कहा गया तो उसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने भरे मंच से सबके सामने खुली चुनौती दे डाली। मैं उनके शब्द बताती हूँ। उन्होंने कहा था, हाँ बताइए। गांधी के भक्त और अभिमानियों को मेरी साफ चुनौती है कि वे गोलमेज परिषद के मेरे और गांधी के सारे भाषण, जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स में सुरक्षित हैं, पुस्तक रूप से इकट्ठा करें,
और डॉक्टर अंबेडकर के भाषण खंड 1 और महात्मा गांधी के भाषण खंड 2 में छापकर निर्णय करें कि देशभक्त कौन और देशद्रोही कौन। मतलब लंदन में जो गोलमेज परिषदें हुई थी जी, वहां दिए गए भाषणों को छापो और तुलना करो कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही। हाँ, और आगे कहा किसी निष्पक्ष और निष्पक्ष न्यायाधीश से इस बात का फैसला कराएं और इस सभा में मैं घोषणा करता हूं कि मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। क्या बात है, ये तो एक असाधारण चुनौती थी। जी, सीधे महात्मा गांधी के भाषणों से तुलना की बात, ये दिखाता है कि वो अपने स्टैंड को लेकर कितने कॉन्फिडेंट थे और शायद व्यक्तिगत हमलों से काफी आहत भी ना है, इसका भी जिक्र था। अगले दिन 7 नवंबर को एक हड़ताल बुलाई गई थी। जी हाँ, हड़ताल का आह्वान था। उसका मकसद क्या बताया गया? डॉक्टर अंबेडकर ने इस हड़ताल के उद्देश्य को बहुत साफ साफ समझाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देखो, ये कोई आम हड़ताल नहीं है। अच्छा, कैसे अलग थी ये? पहली बात, उन्होंने कहा कि ये मालिकों के खिलाफ नहीं है। उनके शब्द थे, आज कम से कम हमारा मालिकों से कोई झगड़ा नहीं है। मतलब किसी खास मिल मालिक से या तनख्वाह वगैरह का मुद्दा नहीं था। नहीं, वो मुद्दे नहीं थे। तो फिर किसके खिलाफ थी ये हड़ताल और इसका मतलब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या था? ये हड़ताल सीधे सीधे बंबई की जो सरकार थी उसके खिलाफ थी। ओके। इसका पहला और मुख्य उद्देश्य था, सरकार ने जो ये बिल पास किया है उसके प्रति मजदूर वर्ग की सामूहिक नापसंदगी व्यक्त करना। ये एक तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था। ठीक है। और दूसरा, जो शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसका मकसद था पूरी दुनिया को कामगार और मजदूर वर्ग की विराट शक्ति का स्वरूप दिखाना। अच्छा, शक्ति प्रदर्शन। जी, ये सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं था, बल्कि ये दिखाने की कोशिश थी कि देखो, मजदूर वर्ग एक है, संगठित है, और अगर उनके अधिकारों पर हमला होगा तो वो जवाब दे सकते हैं। इसे सरकार पर दबाव बनाने का एक तरीका समझा गया। तो ये एक तरह से सरकार को एक मैसेज देने के लिए था। बिल्कुल। और एक और खास बात थी इसमें, डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों से अपील की कि वो इस हड़ताल में सोच समझकर शामिल हों। मतलब? उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि केवल मैं या कोई अन्य मजदूर नेता कहता है इसलिए आप हड़ताल में शामिल हों। वो चाहते थे कि हर मजदूर पहले खुद इस बिल के निकृष्ट बुरे स्वरूप को समझे, इसके क्या नतीजे होंगे उस पर विचार करे और फिर इसे अपना फर्ज समझकर, अपना कर्तव्य मानकर ही हड़ताल में हिस्सा ले। ये बहुत जरूरी बात है कि भागीदारी हो लेकिन अंधी भक्ति ना हो, विवेक और समझ के साथ हो। बिल्कुल, ये भागीदारी महज भीड़ का हिस्सा बनना नहीं थी, बल्कि एक जागरूक, एक सचेत राजनीतिक कदम होनी चाहिए थी। सही बात है। तो इस भाषण का, इस सभा का नतीजा क्या निकला? क्या अगले दिन की हड़ताल सफल रही? भाषण का असर तो देखिए फौरन ही दिखा। सभा जैसे ही खत्म हुई, कामगारों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला। दस्तावेजों में उसे प्रचंड जुलूस कहा गया है। अच्छा। और ये भी लिखा है कि उस समय तक बंबई में हड़ताल के प्रचार के लिए इतना बड़ा और इतना अनुशासित जुलूस कभी नहीं देखा गया था। और खास बात ये कि ये पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। वाह! और इस अनुशासन का श्रेय किसको दिया गया? इसे बनाए रखने में किसकी भूमिका थी? इसका क्रेडिट दिया गया स्वतंत्र लेबर पार्टी के जो वॉलंटियर्स थे, उनका एक दल था, समता सैनिक दल। समता सैनिक दल। जी, ये डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। उन्होंने भीड़ को काबू में रखने, व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई और उस समय इसकी काफी तारीफ भी हुई थी। और हड़ताल को सफल बनाने के लिए क्या तैयारियां की गईं? क्या इसमें सिर्फ स्वतंत्र लेबर पार्टी ही थी या और भी लोग थे? नहीं, हड़ताल की कामयाबी के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी और जो कम्युनिस्टों के नेतृत्व वाली ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, दोनों ने मिलकर काम किया। ये एक तरह का जॉइंट फ्रंट था। अच्छा। जो दिखाता है कि इस मुद्दे पर मजदूर आंदोलन के अलग अलग धड़े भी एक साथ आ गए थे। अच्छा, एकजुटता थी। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर, जमनादास मेहता, S.A. डांगे, निमकर, ये जितने भी बड़े नेता थे, सब रात भर मजदूर बस्तियों में घूमते रहे, लोगों को हड़ताल का मकसद समझाते रहे, उन्हें ऑर्गेनाइज करते रहे। यानी पूरी ताकत लगा दी गई थी। लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर इस हड़ताल को सिर्फ इसी एक बिल के खिलाफ एक दिन के प्रोटेस्ट की तरह देख रहे थे या इसका कोई बड़ा मकसद था? नहीं, यहीं पर उनकी दूर की सोच नजर आती है। अच्छा। भाषण के बिल्कुल आखिर में उन्होंने एक बहुत बहुत गहरी बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मजदूरों से कहा, ध्यान में रखें कि आगे आपको जो झगड़े लड़ने हैं उसकी ये नींव है। आगे आपको जो झगड़े लड़ने हैं उसकी ये नींव है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना? उनके लिए ये हड़ताल सिर्फ एक तात्कालिक रिएक्शन नहीं थी,
वो इसे मजदूर वर्ग के जो आने वाले संघर्ष हैं हाँ, उनकी तैयारी के तौर पर देख रहे थे। ये इस बिल के विरोध के बहाने मजदूरों को पॉलिटिकली और संगठित रूप से मजबूत करने की एक कोशिश थी, ताकि वो भविष्य में अपने हक की लड़ाई और असरदार तरीके से लड़ सकें। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1938 के इस ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल को सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं माना, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे मजदूरों के जो बुनियादी अधिकार हैं, उनकी जो राजनीतिक शक्ति है, उस पर एक गंभीर हमले के तौर पर देखा। जी, उन्होंने न सिर्फ बिल की तीखी आलोचना की, कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, बल्कि अपने ऊपर जो पर्सनल अटैक हुए उनका भी तर्क के साथ और काफी तीखा जवाब दिया। एकदम सही कहा आपने। और उन्होंने इस हड़ताल को भी, जैसे हमने बात की, एक पारंपरिक इंडस्ट्रियल स्ट्राइक की तरह नहीं देखा, बल्कि एक राजनीतिक विरोध, मजदूर शक्ति का प्रदर्शन और सबसे अहम भविष्य के संघर्षों की एक आधारशिला के रूप में पेश किया। तो इस पूरे घटनाक्रम से उन्होंने न सिर्फ मजदूरों को एक खास कानून के खिलाफ एकजुट किया, बल्कि उन्हें उनके जो बड़े राजनीतिक अधिकार हैं, उनकी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की ताकत है और सोच समझकर फैसले लेने की जरूरत है, उसके प्रति भी जागरूक किया। वाकई ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये तो लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और मजदूरों को संगठित करने की प्रक्रिया का एक बहुत अहम पार्ट था। बिल्कुल। अब अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना कि ये हड़ताल आगे लड़े जाने वाले झगड़ों की नींव है, ये हमें आज क्या सोचने पर मजबूर करता है? अच्छा सवाल है कि कैसे किसी एक खास मुद्दे पर किया गया संगठित विरोध वो सिर्फ उस मुद्दे तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि शायद वो आगे आने वाली जो बड़ी सामाजिक या राजनीतिक लड़ाइयां हैं उनके लिए जमीन तैयार कर सकता है। बिल्कुल। और आज के इस बदलते हुए समय में ये जो संगठित और शांतिपूर्ण विरोध की शक्ति है, ये कितनी प्रासंगिक रह गई है? ये सवाल तो आज भी उतने ही जरूरी हैं। शायद ये जो ऐतिहासिक घटना हमने डिस्कस की, ये हमें याद दिलाती है कि अधिकारों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, और हर संगठित कोशिश, चाहे उसका फौरी नतीजा कुछ भी निकले, वो उस लंबी लड़ाई में एक मील का पत्थर बन सकती है, जो आने वाली पीढ़ियों के संघर्ष को रास्ता भी दिखाती है और हिम्मत भी देती है। बिल्कुल, एक नींव बन सकती है। जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ, जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, वेक अप नाउ। इफ यू डोंट वेक अप नाउ, व्हेन विल यू वेक अप? अंबेडकराइट्स यूनाइट। साथियों, अब तो जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ। Watch, like, comment and share Equality and Justice Patiala YouTube channel with engineer Hardeep Singh Chumbar. धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है बाबा साहेब के भाषण से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम आगे भी और वीडियो बनाकर बात साझी करते रहेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।